हेलो नमस्कार साथियों, मैं शक्ति सिंह आप सभी का स्टडी वर्सेस इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए पॉलिटिक्स की एक और महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आया हूं। यह क्लास नागरिकता के संदर्भ में होगी। नागरिकता के संदर्भ में हम वो सारी बातें पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। नागरिकता के संदर्भ में जितने भी प्रश्न बनने की संभावना है यहाँ पे वो कराए जाएंगे, ताकि आपको किसी भी एग्जाम आरओ हो, पीसीएस हो, इस टॉपिक से जो भी प्रश्न आए ताकि आपको यहाँ से मिल सके। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की हम अपनी क्लास को और नागरिकता के संदर्भ में चर्चा करते हैं कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता पाई जाती है और कितने प्रकार से पाई जाती है, इसकी समाप्ति कैसी होती है, सारी चीजों को बहुत अच्छे से ही हम इसको पढ़ेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है नागरिकता, यानी सिटीजनशिप। ठीक है, तो पहला पॉइंट है भारतीय संविधान संघीय प्रकृति का है। संघीय यानी संघीय प्रकृति का है और उसमें दोहरी राज्य पद्धति, राज्य पद्धति मतलब है शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था। उसने दोहरी राज्य पद्धति केंद्र और राज्य को अपनाया है, लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, जिसको हम भारतीय नागरिकता या भारत की नागरिकता बोलते हैं। ठीक है, तो भारत में जो शासन व्यवस्था है वो दो प्रकार की है, केंद्र और राज्य, लेकिन इसमें जो नागरिकता है एकल प्रकार की, वो है भारतीय नागरिकता। ठीक है, किंतु आधुनिक राज्यों की तरह भारत में भी दो तरह के लोग, यानी लोग से नागरिकता का मतलब नहीं, लोग से मतलब पीपुल यानी कि व्यक्तियों से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह के लोग, नागरिक और विदेशी, दो तरह के लोग पाए जाते हैं भारत में भी। कुछ देश ऐसे हैं जहां पे डबल नागरिकता, जैसे अमेरिका में राज्य की भी नागरिकता है और संघ की नागरिकता है, ब्रिटेन में संघीय नागरिकता है। इसी प्रकार भारत में भी एकल नागरिकता है जो भारत की नागरिकता होती है। इसमें राज्य की कोई नागरिकता नहीं कि आप यूपी की नागरिकता ले सकते हो, बिहार की नागरिकता, ऐसी कोई चीज नहीं है, केवल भारत की नागरिकता। परंतु यहाँ भी अन्य राज्यों की तरह दो तरह के लोग पाए जाते हैं, नागरिकता नहीं, लोग पाए जाते हैं। लोग एक नागरिक होंगे जो हमारे भारतीय नागरिक होंगे, भारतीय नागरिक सॉरी भारतीय नागरिक। दूसरा विदेशी नागरिक। हम पढ़ेंगे कि चीज को भी अच्छे से समझेंगे, आगे सारी चीजें हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कि हमारे भारत में एकल नागरिकता पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे दो तरह के लोग रहते हैं, पाए जाते। ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट है, अभी जो नागरिक हैं भारतीय, उनको क्या बोलते हैं कि भारतीय नागरिक या नागरिक जो हैं वो भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य हैं और उनकी इस पूर्ण निष्ठा होती है, इस पर पूर्ण मतलब इस पर संविधान और देश के प्रति पूर्ण निष्ठा होती है। इन्हें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, सिविल मतलब होता है आप जैसे नागरिक है, नागरिक होने के रूप में आपको जो भी नागरिक अधिकार मिलेंगे, एक वो। दूसरा, आप राजनीति मतलब आप चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, आपको राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, आपको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, सांसद बनाया जा सकता है, विधायक बनाया जा सकता है, गांव का प्रधान बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए आपको भारत के निर्वाचन प्रणाली में या नामावली में सूचित होना पड़ता है, इसका मतलब है जैसे आप एक चुनाव देने जाते हो तो आपसे पूछा जाता है कि आपका नाम निर्वाचन के नामावली में है या नहीं। अगर आप उसमें हैं तो आप भारत के पूर्ण नागरिक होंगे। ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट है विदेशी नागरिक से संबंधित। ठीक, विदेशी नागरिकों से संबंधित अन्य राज्य के नागरिक होते हैं, मतलब ये अमेरिका के होंगे, ब्रिटेन के होंगे, या ऐसे जो भी होंगे। आगे इन सब के बारे में दिया है कितने प्रकार के भारत में नागरिकता है, विदेशी नागरिक। ठीक है, इसलिए इन्हें सभी
नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। कुछ होते हैं, कुछ अधिकार इन्हें प्राप्त होते हैं, कुछ अधिकार जो हम मूल अधिकार में पढ़ेंगे। मूल अधिकारों में कुछ अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त हैं, विदेशियों को भी प्राप्त हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे भारत में कौन सी नागरिकता पाई जाती है, एकल नागरिकता पाई जाती है। यहाँ पे कितने प्रकार के लोग पाए जाते हैं, दो प्रकार के, नागरिक और विदेशी। नागरिक क्या होता है वो मैंने समझ लिया, विदेशी क्या होता है वो भी हमने समझ लिया। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान में भाग 2 में, भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। और यहाँ और होगा, और संसद को नागरिकता के संबंधित मामले की व्यवस्था करने का अधिकार दिया गया है। और संसद को नागरिकता के संदर्भ में जो भी निर्णय लेने हैं वो संसद ही लेगी कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता होगी, किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, ए टू जेड जितनी भी नागरिकता के संबंध में चीजें होंगी वो सभी संसद ही डिसाइड करेगी। इसीलिए कहते हैं, क्योंकि नागरिकता का जो विषय है, नागरिकता का जो विषय है, नागरिकता का विषय संघ सूची का है, संघ सूची का है। और संघ सूची पर विषय कौन बनाता है, संसद बनाता है। इसीलिए इसको संघ सूची में रखा गया। अगर हम इसको समवर्ती सूची में कर देते तो राज्य को भी अधिकार हो जाता और केंद्र को भी। तो इसमें कंट्राडिक्शन होता है, जब भी कोई भी नीति बनाई जाती है नागरिकता के संदर्भ में तो राज्य अपनी करते और केंद्र अपनी करते। तो इस संदर्भ में केंद्र को ही क्या कहते हैं, केंद्र को ही पावर दी गई है कि आप संसद के, केंद्र सरकार को ही पावर दी गई, संसद के माध्यम से आप नागरिकता के संदर्भ में प्रावधान करेंगे। ठीक है, जिसके तहत अपने इस अधिकार के तहत संसद ने क्या किया कि नागरिकता के संदर्भ में 1955 में एक नागरिकता अधिनियम बनाया। ठीक है, एक नागरिकता अधिनियम का निर्माण किया है। आगे हमारा पॉइंट कि जब संविधान का निर्माण हुआ, संविधान में प्रावधान था कि 26 जनवरी 1950 के तहत 4 श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बन सकते हैं। नागरिकता अधिनियम तो हमारा 1955 में आया। ठीक, उससे पहले हम नागरिकता कैसे डिसाइड करते थे, तो हमारा जो संविधान है उसमें ये प्रावधान किया गया था 26 जनवरी 1950 से कहते हैं कि संविधान इस दिन से लागू होता। संविधान लागू हुआ था जब 26 जनवरी 1950 को, तो उसके पहले नागरिकता हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो संविधान में प्रावधान किया गया कि उसके पहले, संविधान लागू होने के पहले 4 श्रेणियों के लोगों को भारत का नागरिक माना जा सकता है या नागरिक बन सकते हैं। तो उसमें पहला है कि जो व्यक्ति भारत का मूल निवासी हो, मतलब वह व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी था, मतलब देश आजाद जब हुआ था, देश आजाद हुआ तब जो व्यक्ति भारत में रह गए उनको हम मूल मान लिए, मूल व्यक्ति। तो ये हो गया पहला कि मूल निवासी माने जाएंगे, वो व्यक्ति भारत का मूल निवासी हो, मतलब यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में लागू हुआ हो, वो भी संविधान के लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। जब भी संविधान लागू हुआ है उसके 5 वर्ष पूर्व उसके माता पिता भारत में रह रहे हों, भारत में रह रहे हों, तो ऐसे व्यक्ति को हम मूल व्यक्ति कहेंगे। इसमें 2 कंडीशन है, या तो वो उसका जन्म भारत में हुआ हो, मूल व्यक्ति का जन्म हुआ हो, या उसके माता पिता संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व, मतलब अगर 50 में लागू हुआ तो 1945 से वो भारत में रह रहे हों, मतलब देश आजाद होने से पहले। क्योंकि 46 में कैबिनेट मिशन आया, उसके बाद बंटवारा हो गया, तो उस संदर्भ में लिया जाए। अगर आप 1945 में उसके माता पिता यहाँ रह रहे हो या उनके माता पिता का जन्म हुआ हो तो वो मूल व्यक्ति माने जाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, वह व्यक्ति जो पाकिस्तान से आया हुआ हो, वह व्यक्ति
पाकिस्तान से आया हुआ, वो कौन से व्यक्ति थे? ऐसे व्यक्ति भारत आए हों यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा, ऐसे व्यक्ति को हम पाकिस्तान से आया हुआ नागरिक मानेंगे जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो उसके दादा दादी, ठीक है, माता पिता, ठीक है, अविभाजित भारत में माने भारत का विभाजन नहीं हुआ था तब इनका जन्म हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को हम पाकिस्तान से आया हुआ नागरिक मान लेंगे। ठीक है, अगर क्योंकि पाकिस्तान से मतलब भारत का विभाजन नहीं, वो पाकिस्तान वाले जो आज का पाकिस्तान है उस क्षेत्र में रह रहा हो, आज के पाकिस्तान वाले क्षेत्र में रह रहा हो तब जब विभाजन होने से पहले वो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में रह रहा हो और जब आजाद हुआ तो वो भारत आ गया, तो ऐसे व्यक्ति को हम भारत का नागरिक मानेंगे। ठीक है, ये हुआ। अगला है हमारा, व्यक्ति पाकिस्तान को गया हो, इसमें दो ध्यान रखने वाली बात है, एक पाकिस्तान से आया हुआ हो, एक पाकिस्तान को गया हो और फिर वो भारत आ गया हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी हम भारत का नागरिक मानेंगे। ठीक है, भारत का नागरिक मानेंगे। इसकी डेट है 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गया हो और फिर बाद में वह भारत लौट आया हो, किंतु उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद ही 6 माह के बाद ही भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, भारत का नागरिक माना जाएगा। अगला है भारतीय मूल के व्यक्ति जो भारत के बाहर रह रहा है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों लेकिन वह भारत के बाहर रह रहे हों, फिर भी वह भारत के नागरिक बन सकते हैं यदि उन्होंने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण करा रखा हो, ठीक है, तो ये होगा हमारा 14 पॉइंट। मतलब जब हमारा नागरिकता अधिनियम 1955 नहीं बना था तो संविधान के माध्यम से हम 4 प्रकार के लोगों को भारत का नागरिक मान रहे थे। पहला था मूल व्यक्ति, वो भी हमने समझ लिया क्या होते हैं। दूसरा है पाकिस्तान से आया हुआ व्यक्ति, वो भी हमने समझ लिया क्या होते हैं। तीसरा है व्यक्ति को जो पाकिस्तान गया लेकिन भारत में बाद में आ गया हो। ठीक है, ऐसे व्यक्ति कौन से थे, उनको भी मान लो। कैसे दिया जाएगा, पंजीकरण प्रार्थना पत्र के माध्यम 6 महीने के बाद उनको देंगे। ठीक है, चौथा है हमारा भारतीय मूल के व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहे हो, ठीक है, उनको भी हम भारत का नागरिक मानेंगे अगर वो पंजीकरण करा लेते हैं तो। ठीक है, भारत के बाहर रहते हैं, अगर पंजीकरण होता है नागरिकता बनी रहती है, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये हो गया हमारा नागरिकता अधिनियम बनने से पहले के जो प्रावधान थे। अब उसके बाद हमने नागरिकता अधिनियम बनाया, 1955 बनाया। ठीक है, जिसमें हमने नागरिकता प्राप्ति एवं नागरिकता के समाप्ति दोनों के बारे में प्रावधान किया। संविधान में केवल नागरिकता प्राप्ति के बारे में दिया होता है, जहां पे
केवल नागरिकता प्राप्ति के बारे में दिया होगा, लेकिन जब हमने अधिनियम बनाया तो इसमें दोनों प्रावधान कर दिए, दोनों प्रावधान कि हम कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं और कैसे हम उसको समाप्त करते हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं नागरिकता की प्राप्ति कैसे में होती है भारत में। भारत में मुख्यतः, यहां लगा लीजिएगा, मुख्यतः टाइपिंग मिस्टेक हो गया, मुख्यतः 4 प्रकार के नागरिक पाए जाते हैं। भारत में 4 प्रकार के मुख्यतः 4 प्रकार के नागरिक 4 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पहला है जन्म के आधार पर। कोई व्यक्ति 26 जनवरी, अभी देख लीजिए हमने वहां जो पढ़ा 26 जनवरी से पहले, 50 से पहले का था, अब यहाँ पे 26 जनवरी उसके बाद। ठीक है, 26 जनवरी 1950 या उसके बाद, ठीक है, 26 जनवरी 1950 या उसके बाद, परंतु 1 जुलाई 1947 के पूर्व, पहले जैसे क्या था, 26 जनवरी 1950 को हमारा, सॉरी पॉइंट समझ लीजिएगा अच्छे से, ये कंफ्यूजन रहेगा आप लोगों को। अरे सॉरी, बार वही 26 जनवरी 1950 से 50 या उसके बाद, मतलब आज तक, आज तक। दूसरा है हमारा 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति, भारत का जन्म से नागरिक माना जाएगा। ठीक है, ये हो गई चीजें। 1 जुलाई 1947 मतलब 15 अगस्त जब हम देश आजाद नहीं हुआ था उसके पहले के जो व्यक्ति है, ठीक, 1 जुलाई 19 से पूर्व जन्मा व्यक्ति। ठीक है, भारत की जमीन बोला जा रहा है, पाकिस्तान वाली जमीन पे नहीं बोला जा रहा, पाकिस्तान वाला क्षेत्र नहीं है ये तो आज का पाकिस्तान उन क्षेत्र को छोड़कर भारतीय क्षेत्र, आज जो भारतीय क्षेत्र उन क्षेत्र की बात कर रहा है ये डेट। ठीक है, अगला है हमारा वंश के आधार पर, जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ हो, भारत के बाहर यानी किसी विदेशी धरती पे हो, यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं। ये जो डेट दी गई, इन डेट के बीच अगर किसी बच्चे का जन्म भारत के बाहर किसी विदेशी धरती पे जन्म होता है परंतु उसके माता पिता उस टाइम भारत के नागरिक हैं तो वो वंश के आधार पर भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा पंजीकरण द्वारा। ठीक, कुछ जैसे हमें विदेशी नागरिक अगर उनको भारत की नागरिकता लेनी है तो उन्हें केंद्र सरकार के पास आवेदन प्राप्त होना। ठीक, केंद्र होने पर किसी व्यक्ति को पहले वो जाएंगे केंद्र सरकार के पास जाएंगे और उनसे ये बोलेंगे कि सर मुझे नागरिकता चाहिए, तो सरकार कहेगी आप मुझे ये फॉर्म है इसको फिल करके दे दो। ठीक है, उसके आधार पर हम देखेंगे कि आप भारत के नागरिक बनने लायक हो या नहीं। ठीक, अगर सरकार को सब सही लगता है तो वो उनको नागरिकता का प्रमाण पत्र दे देंगे जिसके बाद से वो भारत के नागरिक बन जाएंगे। परंतु उसके लिए कुछ कंडीशन जो आप फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसके लिए है कि इनको 7 वर्ष पूर्व भारत में रहना पड़ेगा, 7 वर्ष पहले से ही पूर्व भारत में रहें तो ये फॉर्म फिलअप करने के लायक रहेंगे। ठीक, उसके बाद ये भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में अन्यत्र रह रहा हो, ठीक, उनको मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद इनके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत भी हों तो भी इनको 7 वर्ष पूर्व भारत में रहना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पंजीकरण द्वारा। अगला है हमारा प्राकृतिक रूप से।
इसमें केंद्र सरकार द्वारा ऐसी नागरिकता उन व्यक्तियों को दी जाती है जो कुछ शर्तों को पूरा करते हो, जैसा कि एक निश्चित समय, इसमें कुछ है उदाहरण, ये एक निश्चित समय तक उस देश में रहना, भाषा और इतिहास को जानना और देश के प्रति, देश और संविधान के प्रति, यहाँ देश और संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होती है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को हम प्राकृतिक रूप से नागरिकता दे, इसमें पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण दोनों में है, पंजीकरण दोनों में है, उसमें भी है इसमें भी है। परंतु उसमें क्या है कि आपको निश्चित समय तक देश में रहना, एक ये इसमें निश्चित समय रहना, उसमें 7 वर्ष दिया हो, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि प्रश्न आ चुके हैं ऐसे 7 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष या निश्चित जो भी है। सॉरी, अगला है कि भाषा और इतिहास का भी ज्ञान होना चाहिए, जबकि थर्ड वाले में ऐसी चीजें नहीं थी क्योंकि भाषा ज्ञान ऐसी। तीसरा, देश और संविधान के प्रति उनको निष्ठा, ऐसा उसमें भी नहीं प्राप्त, उनको केवल पंजीकरण कराना था और उसके लिए कुछ शर्तें थी, उनको भारत में 7 साल तक कम से कम 7 साल तक रहना था। ठीक है, तो ये हो गई हमारी। लेकिन दो तरीके से भारत में और नागरिक बना जा सकता है। पहला है उसमें क्षेत्र समिष्टि द्वारा, क्षेत्र समाविष्ट द्वारा। क्षेत्र समाविष्ट का मतलब है कि अगर भारत किसी विदेशी राज्य क्षेत्र को ग्रहण करता है तो उस क्षेत्र के नागरिकों को केंद्र सरकार स्वतः ही नागरिकता प्रदान कर देगी। वो प्रदान कि हमें किसको प्रदान करना है, किसको नहीं प्रदान करना, ये केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। ठीक है, हिस्सा बनाए सरकार संबंधित विशेष व्यक्तियों को, सरकार को निर्धारित किसको बनाए किसको नहीं बनाए। ठीक है, अगला है आसाम समझौते से आच्छादित व्यक्तियों